हेलो बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एजर्शन रीजन के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर सीरीज के नाम से। इस सीरीज के अंदर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वो क्वेश्चन बच्चों डिस्कस किए जाएंगे जिनमें जो क्वेश्चंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसी मास्टर सीरीज के तहत आज हम लोग का जो बच्चों टॉपिक रहेगा, आज जो हमारे एजर्शन रीजन जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के, मतलब द्रव्यों के यांत्रिक गुण। इसमें हम लोग कुछ एजर्शन रीजन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला सवाल बच्चों हमारा ये है, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फ्लो प्रेशर इन फ्लूइड मस्ट बी सेम एवरीवेयर। अगर मान लीजिए लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है तो उस लिक्विड के हर पॉइंट पर क्या प्रेशर सेम रहता है, इस बारे में बात कहना चाह रहा है। ये एजर्शन देखते हैं, रीजन देखते हैं इसका। इफ प्रेशर वर नॉट इक्वल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड देन देयर वुड बी एन एक्सिलरेटेड फ्लो एज फ्लूइड विल हैव सेम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब बच्चों कह रहा है कि अगर लिक्विड के अंदर अगर प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं रही, इसका मतलब है कि लिक्विड क्या कर जाएगा, एक्सिलरेट कर जाएगा। जबकि हम बात किसके बच्चों कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। लिक्विड क्या है, रेस्ट पर है, इसलिए प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। ये ऐसा कहना चाह रहा है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रवाह की अनुपस्थिति में तरल में दाब हर जगह समान होना चाहिए। यदि तरल के भिन्न भिन्न भागों में दाब समान नहीं हुआ तो त्वरित प्रवाह होगा, क्योंकि तरल पर कुछ नेट बल कार्य करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे बच्चों देखो, अगर मान लीजिए कोई भी किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, और इस लिक्विड के अंदर हम कोई भी इमेजिनरी एक छोटा सा ये एरिया ले लेते हैं जिसकी विड्थ बहुत ही कम है। ऐसे ये कोई हमने इमेजिन कर लिया एरिया, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है। यहाँ पर बच्चों इस जगह पर प्रेशर, इस जगह पर प्रेशर, इस जगह पर प्रेशर, इस जगह पर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, हर जगह क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और ये वाला प्रेशर बच्चों कम हुआ, तो ये वाला पॉइंट जिसके अंदर ये जो लिक्विड का पोर्शन मैंने बनाया वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला जो प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और ये वाला प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, तो इसका मतलब इस एलिमेंट में भरा हुआ लिक्विड या ये वाला लिक्विड का पोर्शन जो लिया है ये मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये वाला जो प्रेशर क्या हुआ बच्चों, ज़्यादा हो गया, और ये वाला प्रेशर बच्चों क्या हो गया, कम हो गया, तो ये वाला लिक्विड जो होगा वो इधर मूव कर जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये वाला प्रेशर कम हो गया, तो ये लिक्विड का पोर्शन इधर मूव कर जाएगा। जबकि हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड रेस्ट पर है। ठीक है, अब पढ़िए इसको आप। एब्सेंस ऑफ फ्लो, लिक्विड फ्लो नहीं करना चाहिए, है ना, तो प्रेशर इन द फ्लूइड मस्ट बी सेम एवरीवेयर। इसका मतलब प्रेशर हर जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वरना क्या होगा उससे, वरना ये क्या कह रहा है, प्रेशर वर नॉट इक्वल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड देन देयर वुड बी एन एक्सिलरेटेड फ्लो। अगर मान लीजिए नेट हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं हुई, तो नेट प्रेशर अगर कुछ आ जाएगा तो नेट प्रेशर की वजह से नेट फोर्स भी आएगा, और फोर्स होते ही ये लिक्विड एक्सिलरेट कर जाएगा। जबकि लिक्विड क्या है, रेस्ट पर माना जा रहा है फिलहाल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें ये वाला स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है आपका, और इसके अलावा ये वाला भी करेक्ट है, और इसका मतलब इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो आंसर इज 1। अगले सवाल की तरफ जो बच्चों हम लोग चलते हैं। इन अ स्टेडी फ्लो द मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी फ्लो का मतलब बच्चों क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात ये कर रहा है। ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर मास फ्लो की जो होने की रेट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। वैसे स्टेडी फ्लो जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, स्टेडी फ्लो का मतलब है कि जो लिक्विड है किसी भी पॉइंट से अगर कोई भी पार्टिकल लिक्विड गुजरता है तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, इसकी फिक्स्ड होती है। अभी हम लोग बात करेंगे भी सही इसकी, है ना। अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर सो दैट ऑन कमिंग फ्लूइड पार्टिकल कैन आइदर गो वन वे और अदर। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है देखो, अगर स्थायी प्रवाह है तो द्रव्यमान प्रवाह दर समय के सापेक्ष नियत रहती है। दो धारा रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है ताकि किसी बिंदु पर तरल का प्रवाह स्थिर नहीं होता तथा एक तरल कण किसी भी दिशा में गति करने लगेगा। इस पूरे का मीनिंग क्या है, ये एक्चुअल में जो ये लाइन्स है बच्चों, सब ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा, सीधा वहां से पिक की गई है। क्लियर बात, इसलिए मैंने कोई चेंज नहीं किया इसको। ओके,
इसका मतलब बच्चों क्या, स्ट्रीमलाइन का फ्लो का मतलब जानते हैं, जैसे मान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ये रहा, इस पॉइंट से जब भी कोई पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, ठीक है। जो पार्टिकल गुजर चुका है, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। जो पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरे हैं लिक्विड के, उनकी वेलोसिटी भी थी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। जो गुजर रहा है उसको भी कितनी वेलोसिटी से गुजरना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड। जो पार्टिकल इनकमिंग है वो वाला जो पार्टिकल आने वाला है वो भी इस पॉइंट जब गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बच्चों एक फिक्स्ड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, और ये वेलोसिटी बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिसाइड करता है। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, धारा रेखीय प्रवाह होता है, ठीक है। अब धारा के प्रवाह कह रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा के प्रवाह के अंदर एक पॉइंट बच्चों होता है हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना लिक्विड यूनिट टाइम में निकला, हर पॉइंट सब उतना ही निकलेगा। क्लियर है। इसका ऐसा कह सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूस सातत्य समीकरण में a इंटू वी बराबर क्या रहता है, नियत, यह रहता है कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है, कम, तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, वेलोसिटी कम रहेगी क्योंकि एरिया यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो ये बच्चों है क्या, ये एक्चुअल में dv/dt है, और dv/dt कांस्टेंट है, नियत है। v क्या है, dt टाइम में dv लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हुआ है। वॉल्यूम को बच्चों कैसे लिख सकते हो, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी ऐसे आ जाएगा बाहर, ये क्या बचेगा, dm/dt। क्योंकि वैसे बच्चों जो भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं उसमें हर जगह मान कर चलता है डेंसिटी क्या रहेगी, थ्रू आउट द लिक्विड सेम रहती है। तो ये तो बच्चों क्या रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी। इसका मतलब dm/dt पे बच्चों क्या रहा, फिक्स्ड रहा, ठीक है। तो वही सेंटेंस ने बोला है मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर। बच्चों दो स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसे हो रहा है और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंट डालोगे तो लिक्विड का फ्लो ऐसे नजर आएगा, और इस स्ट्रीमलाइन के फ्लो के अकॉर्डिंग चलोगे तो ऐसे नजर आएगा। तो एक ही पॉइंट पर लिक्विड के फ्लो कितने हो गए, दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस बच्चों क्या है, हमारा गलत है। और रीजन अगर गलत है तो आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। थर्ड मतलब ये तो करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर P बराबर PA प्लस रो GS प्रैक्टिकली होल्ड्स ट्रू फॉर आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जहां पर हम डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड क्या रहता है, सेम लेते हैं। तो डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड शुड बी सेम, ये इसका मतलब होता है आइडियल लिक्विड का। तो अगर आइडियल लिक्विड है तो फिर ये इक्वेशन भन्नाट तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वैलिड है। यह एयर का प्रेशर PA है, लिक्विड में हम जाएंगे चाहे इतनी गहराई पर जाएं, चाहे यहाँ पर जाएं, चाहे कितनी भी गहराई पर जाइए, डेंसिटी बच्चों क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट, क्योंकि मान के चल रहे हैं आइडियल लिक्विड के अंदर लिक्विड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, असंपीड्य होता है, दबना नहीं चाहिए लिक्विड, ठीक है। तो ये सेंटेंस कह रहा है तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हिंदी में भी आप देख लीजिए, प्रायोगिक रूप से दाब के लिए व्यंजक P बराबर PA प्लस रो GH आदर्श द्रवों के लिए सही होता है। आदर्श द्रव का मतलब डेंसिटी या घनत्व पूरे लिक्विड में एक समान होना चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं, लिक्विड आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल फॉर लार्ज प्रेशर। बच्चों का प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अगर हो गई तो लिक्विड थोड़ा दब सकता है। इसका मतलब ये रहा कि अब लिक्विड आइडियल नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि लिक्विड जो हम लोग इक्वेशन PA प्लस लेते हैं इसमें ज़्यादा प्रेशर चेंज हम नहीं मानते। समझ में आ गया, क्योंकि प्रेशर का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से कुछ लिक्विड दब सकता है, डेंसिटी कुछ चेंज हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड। इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि ये एजर्शन तो करेक्ट है, ये क्या है, रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एट नैरोअर क्रॉस सेक्शन वेयर द स्ट्रीमलाइन आर क्लोजली स्पेस्ड वेलोसिटी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो है, पास पास है लाइंस, तो ये दूर दूर लाइंस हो गई,
इस तरीके से लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है यहाँ पर बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका उल्टा भी देख लो, यहाँ पर बच्चों क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा हो गया, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप इसमें भी पढ़ सकते हैं हिंदी में, सकरे अनुप्रस्थ काट पर जहाँ धारा रेखा पास पास है वहाँ वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया बच्चों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इसका विलोम भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। क्या उल्टा सही है, जहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। सांतत्य, ये वाला देखो अगला रीजन में, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सांतत्य समीकरण जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, द वॉल्यूम फ्लक्स या फ्लो रेट, फ्लो रेट का मतलब क्या है, dv/dt, वो कहना चाहिए रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप ऑफ द फ्लो। ये बिल्कुल सही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार बच्चों क्या रहना चाहिए, dv/dt क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। उसी dv/dt बराबर कांस्टेंट रहने के लिए तो a इंटू वी बच्चों हम लोग कांस्टेंट कह देते हैं। a इंटू वी जो हमने कांस्टेंट बोला है, ये है क्या एक्चुअल में, ये हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, dv/dt है, वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये इसके अनुसार ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। dv/dt क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो फिर a इंटू वी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। a इंटू वी कांस्टेंट रहेगा तो a v के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल होगा, राइट। उसी को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, एंड एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर इज 1, राइट। अगले में चलते हैं। In the three cases shown in figure, force exerted by liquid on the base of three vessel is same। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, ये तीनों में देखो बेस एरिया बच्चों क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। बेस एरिया अगर सेम होगा तो बच्चों फोर्स जो लगेगा exerted by liquid on the base, तीनों में क्या लगेगा, सेम। क्यों, सबके लिए हाइट बच्चों देखो क्या है, तीनों के लिए हाइट भी सेम है। तो इस जगह पर प्रेशर जो बनेगा, इस जगह पर जो प्रेशर बनेगा क्या बनेगा, PA एयर का प्रेशर है, PA प्लस रो GH। यहाँ भी कितना बनेगा, PA प्लस रो GH, यहाँ भी बनेगा PA प्लस रो GH। तीनों पर प्रेशर की वैल्यू बॉटम पर क्या हो गई, सेम। क्योंकि तीनों का एरिया सेम है तो फोर्स हम लोग कैसे लगते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। और सभी पॉइंट पर, इन तीनों पॉइंट पर बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू PA प्लस रो GH है, और तीनों का बच्चों एरिया भी क्या है, सेम है। तो फोर्स तीनों पर क्या रहेगा, बेस पर सेम रहेगा। वो ये स्टेटमेंट बोल भी रहा है, देखो फोर्स क्या रखा है उसने, सेम रखा है। हिंदी में देख लेते हैं। चित्र में दर्शाई गई तीन स्थितियों में तीन पात्रों के आधार पर द्रव की तरह लगाया गया बल बिल्कुल समान है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रीजन देख लो। प्रेशर एट द बॉटम इन ईच केस इज सेम। फोर्स क्यों सेम है, क्योंकि प्रेशर तीनों में इस बॉटम पर क्या है, सेम है। और जब प्रेशर सेम होएगा तभी तो बच्चों क्या रहेगा, एरिया सेम होने से फोर्स सेम आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सो आंसर इज 1। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इनसाइड अ बीकर व्हिच इज फॉलोइंग। ये ब्लॉक है बच्चों, इसके अंदर एक ये ब्लॉक लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, डूबा हुआ है। while which is falling freely buoyant force acting on the block is 0। होता क्या बच्चों, देखो जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड डूबा हुआ है, सॉरी ये कोई सॉलिड के अंदर सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है ना। अब एक्चुअल बच्चों क्या है, यहां पर प्रेशर इस जगह पर अलग होता है और यहां प्रेशर क्या होता है, अलग होता है। ये हाइट अलग है और ये अलग है, तो यहाँ प्रेशर इस जगह पर क्या होगा बच्चों, अलग होगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा, अलग होगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, इसीलिए लिक्विड के द्वारा इस ब्लॉक पर एक ऊपर की फोर्स लगाया जाता है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं बायंसी फोर्स। क्लियर है बात, दोबारा देखते हैं। इस जगह पर प्रेशर बच्चों क्या है, ज़्यादा है, इस जगह पर प्रेशर बच्चों क्या है, कम है। इसी वजह से यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने से नेट फोर्स इस ब्लॉक पर किधर लगेगा, ऊपर। तो इस ब्लॉक पर लिक्विड के द्वारा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया जा रहा है वो प्रेशर के, इन दोनों पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लगाया जा रहा है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। वो बायोंट फोर्स बच्चों लिखते कैसे हम, वो लिखते हैं कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड है, ठीक है, इंटू जी इफेक्टिव। इफेक्टिव जी बच्चों होता है ये, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमारा बायंसी फोर्स का फार्मूला है। लेकिन बच्चों क्या है कि अगर ये मान लीजिए पूरा सिस्टम नीचे की तरफ फ्री फॉल अगर हो जाए, तो इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर मैं बॉडी पर जाऊं जो डूबा हुआ है, उस पर ऊपर की तरफ क्या लगा देंगे, पर एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे। वो स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, mg। ओके, कहने का मतलब इस कंटेनर के रेस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं मैं, इस ब्लॉक पर, तो ऊपर की तरफ क्या लग गया, mg लग गया।
नीचे की तरफ बच्चों क्या लग गया, इसका खुद का mg है ये, इसका मतलब नेट इफेक्टिव जी बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया। तो बायनेंसी फोर्स जब लिखते हैं जी इफेक्टिव उसके अंदर आता है तो बैंड फोर्स से बच्चों कितना हो गया, इसमें 0 हो गया। बैंड फोर्स 0 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, बायनेंसी फोर्स 0 होने का मतलब यहां पर प्रेशर और यहां प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। जब यहां प्रेशर और यहां प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। और प्रेशर डिफरेंस जो होता था उसी की वजह से तो बायनेंसी फोर्स लगता था, ठीक है। तो प्रेशर ही बराबर हो गया तो प्रेशर का डिफरेंस आएगा नहीं ऊपर और नीचे, इसलिए बायनेंसी फोर्स भी कितना हो गया, 0। तो ये फार्मूले से भी दिख रहा है और थ्योरी से भी हमें नजर आ रहा है। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं। सारा वैसे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग लिक्विड देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, मतलब यहां और यहां पर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं रहा। इसका मतलब ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर इज 1, राइट। अगला देखते हैं। The water rises higher in a capillary tube of smaller diameter. जब बच्चों किसी भी ट्यूब के अंदर, कैपिलरी के अंदर जब लिक्विड राइज करता है तो उसका फॉर्मूला कैपिलरी राइज का क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन RdG। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण होता है। टी क्या होता है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होता है। आर यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी केशिका नली है या कैपिलरी है उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ का त्रिज्या होता है। ये डी बच्चों क्या है, ये डी जो है वो इस लिक्विड की क्या है, डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा होता है। तो आपसे कह रहा है वाटर राइज हायर, वाटर जो होगा इसमें ज्यादा हाइट तक राइज करेगा अगर डायमीटर कैसा है, स्मॉल है। तो रेडियस कम होने से ये एच तो बढ़ना तय है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो बड़े व्यास की जो केशिका नली होगी इसका रेडियस क्या है, ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा है। छोटे व्यास की केशिका नली में जल अधिक भरता है, बिल्कुल सही है, क्लियर। बड़े व्यास है ना, बड़ा व्यास के उसकी तुलना में छोटा, जिसका व्यास क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होते ही आर, कम होते ही एच बढ़ेगा। ये स्टैंडर्ड पे भी कह रहा है। क्या कह रहा है रीजन में देखें, हाइट थ्रू विच लिक्विड राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर और रेडियस, बोल सकते हो आप। इसका मतलब एच आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊंचाई जहां तक द्रव केशिका नली में उठता है केशिका नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। एच और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस सही और एक्सप्लेनेशन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। When a large soap bubble and a small soap bubble are connected by a capillary tube, the large bubble expand while the small bubble shrink। मतलब कह रहा है कि एक छोटा बबल है और एक बड़ा बबल है, इन दोनों के कैपिलरी ट्यूब से हम कनेक्ट कर दें तो कह रहा है कि जो बड़ा बबल होगा वो और बड़ा हो जाएगा और छोटा बबल और भी छोटा हो जाएगा। ये सेंटेंस आपसे कह रहा है। अब इसको पढ़ लो चाहे तो आप। साबुन के बड़े बुलबुले साबुन के छोटे बुलबुले को एक केशिका नली से जोड़ दिया जाए तो बड़ा बुलबुला प्रसारित होगा, मतलब और बड़ा हो जाएगा, जबकि छोटा बुलबुला सिकुड़ के और छोटा हो जाता है। ये सेंटेंस हमारा एजर्शन का है, कथन है। देखें कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए एक नली है, ये कैपिलरी है, मतलब इसका व्यास बहुत ही कम है। यहाँ पर बच्चों क्या एक बड़ा बबल है और यहाँ पर बबल क्या बच्चे छोटा है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, एयर भरी होती है बबल में। यहाँ भी क्या एयर भरी हुई है, लेकिन यहाँ रेडियस बच्चों क्या है, कम है। तो जब प्रेशर एक्सेस आप बबल के अंदर देखते हैं, सो बबल के अंदर, तो ऐसे लिखा जाता है। इसका रेडियस बच्चों क्या है, कम है। रेडियस कम है तो उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर देखें इसका रेडियस बच्चों क्या है, ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या है इसमें, कम है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर क्या है, कम है। और एयर या कोई गैस जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से एयर निकलेगी और इधर आती चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो ये और क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा, राइट। अब सारी बात लोग हम लोग कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल, प्रेशर एक्सेस मतलब अंदर प्रेशर बाहर के रेस्पेक्ट में जितना ज्यादा होता है उसकी बात करें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, बिल्कुल सही है बच्चों। देखो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बुलबुले के अंदर दाब अधिक के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका ये सेंटेंस भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। सो आंसर इज 1, करेक्ट। आगे चलते हैं। A water on a clean glass surface tends to spread out while mercury on the same surface tend to form drop। ये कह रहा है बच्चों वाटर एक ग्लास की सरफेस है ना, इस पर वाटर की आपने कुछ ड्रॉप डाल दी तो वाटर की ड्रॉप जो स्प्रेड होती है ऐसे हो जाती है, ऐसे फैलेगी वो। इस पॉइंट बच्चों क्या करना है, आपको टेंजेंट डाल दो,
ये टेंजेंट डाल दिया। ये टेंजेंट लिक्विड के अंदर, ये सॉलिड है हमारा, ये ग्लास की प्लेट है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कैसे देखते हैं, जो हमने सर जहां पर ये लिक्विड इस सॉलिड से कांटेक्ट करेगा वहां हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट लिक्विड के अंदर सॉलिड से कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो वाटर और ग्लास के बीच पे ये जो एंगल थीटा होता है, ये होता है, ये है न्यून कोण होता है, मतलब कौन सा कोण है, ये एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से कम है। तो क्या वाकई में थीटा वाटर और ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है? बिल्कुल होता है। तो जब हम बात का एक कन्फर्मेशन है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण जो होगा वो ग्लास और वाटर के बीच में 90 डिग्री से कम होता है, तो पक्की बात है ऐसा ही शेप बनेगा। ये किसके लिए बच्चों, ये तो ग्लास है और ऊपर क्या है, वाटर है। अगर इसी जगह बच्चों आपने क्या कर दिया होता, मरकरी रख देते, आप क्या करते हैं हम लोग, मरकरी रख देते हैं। तो मरकरी अगर रखेंगे तो बच्चों कैसे होगा, मरकरी ऐसे होगा, ड्रॉप बना लेगा। ये ड्रॉप है, ये स्प्रेड नहीं हुआ है, ड्रॉप्स के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। ये टेंजेंट इस सॉलिड के साथ अंदर, लिक्विड के अंदर एंगल जो बना रहा है वो क्या रहा है, 90 से ज्यादा बना रहा है। इसका मतलब इस बार जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है। तो क्या वाकई में मरकरी और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या 90 से ज्यादा होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है, 100% होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आप पढ़ लो, आप वाटर ऑन अ ग्लास सरफेस, ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट, बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है। एंड व्हाइल मरकरी ऑन द सेम सरफेस टेंड टू फॉर्म ड्रॉप, ड्रॉप बना लेता है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका कारण देख लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट इन द केस ऑफ वाटर, बिल्कुल ये एंगल क्या है, 90 से कम है, तो ये न्यून कोण है। न्यून का मतलब एक्यूट एंगल होता है। ऐसे ही एंड ग्लास सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज इन द केस ऑफ मरकरी, यहां पर एंगल क्या 90 से ज्यादा है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 ज्यादा होने की वजह से ऑब्ट्यूज हो गया, अधिक कोण हो गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एजर्शन सही है, उसका रीजन भी करेक्ट है। सो आंसर इज 1। आगे बढ़ते हैं। A small drop of mercury is spherical but bigger drop are oval in shape। अगर हमारी जो मरकरी की छोटी ड्रॉप है बच्चों, बहुत छोटी ड्रॉप इस तरीके से, तो बहुत छोटी ड्रॉप है, इसका मतलब बच्चों mg क्या रहेगा, कम रहेगा, मास कम रहेगा। और डोमिनेंट कौन करेगा, डोमिनेंट करेगा सरफेस टेंशन। ठीक है, वो सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और मिनिमम एरिया किसका बनेगा, स्फीयर का बनेगा, इसे स्फेरिकल ड्रॉप बना लेता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बच्चों क्या ड्रॉप थोड़ी बड़ी है, ड्रॉप बड़ी हो जाएगी तो उसका मास बच्चों क्या रहेगा, अब ज्यादा हो गया। तो अब इसका शेप mg एंड सरफेस टेंशन दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तो कुछ तो क्या रहेगा, कर्व बनाएगा, लेकिन mg4 ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा फैल जाएगा। इसका मतलब शेप कैसे ले लेगा, वो ओवल शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसमें इस वाले के अंदर बच्चों क्या होता है, ड्रॉप छोटी है, इसका मतलब इस केस में बच्चों क्या कर रहा है, इस केस सरफेस टेंशन डोमिनेट करता है mg4 से। पढ़ते हैं, देखो, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। बिल्कुल सही, सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है, वो जिसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है mg के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट भी तुम्हारा सही है, अपना फर्स्ट एजर्शन एंड उसका रीजन भी सही है। सो आंसर इज 1। राइट, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। एक जो रिजिड बॉडी होती है उसके लिए बल्क मॉडुलस बच्चों कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है, एक रिजिड बॉडी, परफेक्ट रिजिड बॉडी अगर है, उस पर आप कितना भी प्रेशर बच्चों लगा दो, प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में बच्चों कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो बल्क मॉडुलस बच्चों कैसे देखते हैं, कितना प्रेशर आपने एक्सर्ट किया उस पर एक्स्ट्रा, और ये होगा डेल्टा V अपॉन V। क्योंकि कितना भी आप प्रेशर लगा दो, कितना भी दाब लगा दो, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीरो होता है। इसलिए क्या हो जाता है, ये अनंत हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस। ठीक है, किसके लिए, परफेक्ट सॉलिड के लिए, रिजिड बॉडी के लिए। तो कह रहा परफेक्ट रिजिड बॉडी बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है। एंड फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज 0, बिल्कुल सही है। हिंदी में इसका सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे हैं। आदर्श दृढ़ पिंड के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है, बिल्कुल सत्य, अनंत होता है। आयतन दृढ़ पिंड के लिए, आदर्श दृढ़ पिंड के लिए आयतन में परिवर्तन लगभग क्या रहेगा, सदैव शून्य ही रहता है। इसके शून्य होने से ही तो ये क्या बन गया है, इनफाइनाइट। सो आंसर इज 1। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला सवाल, तो बच्चों इसमें बोला हुआ है एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन वाटर इज।
तो बच्चों मान लीजिए इस लिक्विड कंटेनर के अंदर ये एक मान लीजिए कोई एयर है, बबल है, तो इसके अंदर तो बच्चों क्या है, एयर है, और यहाँ क्या है, वाटर है, राइट। अब बच्चों क्या है कि एयर को और लिक्विड को दोनों को अलग अलग करने वाले सरफेस क्या है, केवल एक है। तो जब लिक्विड को और एयर को सेपरेट करने वाली सरफेस एक होती है तो हम प्रेशर डिफरेंस कितना लिखते हैं, 2T/R बराबर डेल्टा P। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास में फॉर्मूला है। यहाँ प्रेशर अंदर बाहर के रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा होता है। क्लियर। अब दो सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल कितना है, 4T/R है। इसका मतलब यह है कि सोप बबल के अंदर बच्चों ऐसा होता है एक्चुअल में, ये हमारा सोप बबल होता है। मैंने ज़्यादा विड्थ आपको दिखा दी है, ये विड्थ क्या थी, बहुत ही कम होती है। यहाँ सोप का सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ एयर है, बाहर भी क्या है, एयर है। तो एयर को और सोप सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने वाली सरफेस केवल क्या है, सिंगल है। तो एक प्रेशर तो अपने पास 2T/R आ गया पहले, ठीक है। फिर सोप सॉल्यूशन को और एयर को डिफरेंशिएट करने वाली सरफेस एक और है, इसे चाहे तो मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 4T/, ये हो जाएगा हमारा 4T/R प्रेशर। क्लियर है। तो सोप बबल के अंदर प्रेशर बाहर के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 4T/R ज़्यादा होता है। और जो एयर बबल है लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, उसमें प्रेशर अंदर बाहर के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा होता है, होता है 2T/R। लेकिन बच्चों एक सेंटेंस देखो, ध्यान से पढ़िए आप, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, पर एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल के अंदर प्रेशर 4T/R आता है, इसलिए थोड़ी ना आता है कि ये है। वो तो किसकी वजह से आता है, सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होता है। बात समझ में आया। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है सोप बबल के अंदर, या फिर अपन ऐसे भी बोल दें कि लिक्विड के अंदर जो एयर बबल है उसके अंदर भी प्रेशर क्रिएट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसलिए थोड़ी ना इसके अंदर 4T/R है कि यहाँ 2T/R है, ऐसा नहीं है। सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, उसका पूरा एक डेरिवेशन होता है। क्लियर बात है। तो ये सेंटेंस दोनों सही हैं, बट ये वाला सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो आंसर इज 2 हो जाएंगे इसका। A piece of ice float in water. The level of water remain unchanged when the ice melt completely. बच्चों ये कह रहा है आपसे कि जैसे मान लीजिए ये आइस का एक टुकड़ा है, इसमें इतना बच्चे डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, तो हम देखेंगे इतना वॉल्यूम है, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहा है। या तो वाटर ही है, क्योंकि पहले उसने बोल दिया द लेवल ऑफ वाटर रिमेन अनचेंज वगैरह, इसका मतलब वाटर के अंदर ये आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है ना। तो अगर बच्चों क्या है कि हमें ये देखना, बायन्सी फोर्स मैंने बराबर किया है mg फोर्स के, और कुछ भी नहीं किया है। mg बराबर बायन्सी फोर्स कर दिया, तो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, इतना वॉल्यूम बच्चों डूबा हुआ है, ये वाला वॉल्यूम की बात कर रहा है मैंने, बच्चों ध्यान रखना। इतना वॉल्यूम कितना कैसे निकाला मैंने, m/ρw। वैसे यहां मुझे लिखना बच्चों क्या चाहिए, मास अपॉन रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें ये आइस का टुकड़ा डूबा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लिक्विड ही मान लेता हूं, इसको वाटर नहीं मानूंगा फिलहाल, अभी मैं कोई दूसरा लिक्विड मान लेता हूं। अब दूसरी स्थिति में बच्चों क्या होगा, दूसरी स्थिति बच्चों ये हुआ कि ये आइस पूरी बच्चों क्या हो गई, मेल्ट हो गई। मेल्ट हो गई तो देखो इतना वॉल्यूम खाली हो गया, यहां से पूरी आइस क्या हो गई, खत्म हो गई, जितनी डूबी हुई थी वो पूरी आइस से खत्म हो गई। अब इतनी जगह खाली बच गई, ये मेरा एम्प्टी स्पेस है, इसके मेल्ट होने से ये जगह हमारी खाली हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि यार जगह कितनी खाली हुई, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में खाली तो इस वजह से सारी आइस मेल्ट हो गई। मैं आपसे पूछूं कितनी आइस, मतलब वाटर का कितना मास बना आइस के मेल्ट होने से, तो बोलोगे जितना आइस का मास था मेल्ट हो गया उतनी पूरा का पूरा ही तो क्या बन गया है सर, वाटर बन गया है। ठीक है, तो जो वाटर बना, नया वाटर बना, उसका वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे सर इतना वॉल्यूम है। वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये कौन सी इक्वेशन है, जितनी आइस का मास था, जितना यहां भी था यहां भी था, है ना, ये आइस का मास था जो फ्लोट कर रहे थे, लेकिन आइस पूरी मेल्ट होकर के उसने इतना नया वाटर बना लिया। ठीक है, और ये क्या था, मान लीजिए वाटर नहीं था, ये कोई लिक्विड है, तो कितना वॉल्यूम है ये इतना वॉल्यूम है। मतलब ये वाला वॉल्यूम ही तो एक्चुअल में कौन सा वॉल्यूम है, ये वाला, जहां से आइस हट गई मेल्ट होकर के। तो अब बताओ ये जो खालीपन है इसको भरेगा कौन,
इसको भरेगा कौन? जो नया वाटर है, जो नया वाटर बना है वो भरेगा। बात समझे कि नहीं है? तो यहां पर जो नया वाटर है वो तो इतना बना हुआ है कि नहीं, ये इसको पूरी तरीके से इसको भर देगा। क्यों? नए बनने वाले वाटर का वॉल्यूम भी बच्चों उतना ही है, और जो ये वॉल्यूम था खालीपन जिसको हम कह रहे हैं, ये पूरा वॉल्यूम किसके बराबर था? इसके बराबर। क्योंकि ये लिक्विड क्या है? वाटर ही तो है, तो रो डब्ल्यू लिख सकता हूं कि नहीं? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम था वो तो ये खालीपन था, और जो नया वाटर बना उसका वॉल्यूम भी कितना है? इतना ही है। इसलिए इस लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों ऐसा होता कि जिस लिक्विड में डूबी हुई है उसका डेंसिटी मान लो बच्चों क्या होता? कुछ अलग होता, तो ये खालीपन का वॉल्यूम कुछ अलग होता, और नया वाटर जो बनता वो अलग होता। फिर तो वाटर के लेवल में क्या होता? चेंज आ जाता। पर फिलहाल वाटर में आइस है, तो नया जो वाटर बना उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पहले ये डूबा हुआ था। पहले ये जो वॉल्यूम था उतना नया वाटर बन गया, तो उसने पूरा भर दिया उसको, तो लेवल में कोई चेंज नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों पहला वाला तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कारण देखते हैं। कारण मैंने समझा दिया आपको। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में, ऐसे यहां पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी in the liquid is equal to weight of the liquid displaced by the submerged part of the body। ये सेंटेंस बच्चों एक्चुअल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बायनेंसी फोर्स का एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई बॉडी है, उसको हमने क्या किया, मान किसी भी लिक्विड के अंदर डाल दिया, उसका वेट में जितनी कमी आएगी ना, उसके वेट में जितनी भी कमी आई है, वो वेट में आने वाली कमी ही एक्चुअल में क्या होता है? बायनेंसी फोर्स के बराबर होता है, ये कह रहे हैं। पर उसका एक्सप्लेनेशन इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो इसलिए पूरा का लेवल में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लिक्विड के अंदर जो लिक्विड है वो भी वाटर है, और आइस मेल्ट होके भी क्या बना रही है? वाटर ही बना रही है। इसलिए दोनों वॉल्यूम बराबर होने से तो लेवल चेंज नहीं हुआ। तो ये बात अलग हो गई, ये बात अलग कर रहा है। हाँ, सेंटेंस पूरा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस दोनों सही है, बट ए का एजर्शन का ये रीजन जो है, वो एक्सप्लेनेशन जो है सही नहीं है। तो आंसर कौन सा देंगे बच्चों? हम सेकंड देंगे, राइट। अगला बढ़ते हैं आगे। फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब एज शोन, ये चल रहा है, एक कैपिलरी है, ये ऐसा है बच्चों, ये सरफेस है हमारी कॉन्केव वाली, ये पॉइंट हमारा क्या है? ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है? बी है। और आगे आते हैं, नीचे और चलते हैं, चलिए। ये वाला पॉइंट हमारा कुछ सी है, ऐसा कुछ डायग्राम है ना। चलिए, कह रहा है प्रेशर ए पॉइंट पर क्या होगा? ज्यादा, बी पॉइंट पर कम होगा। बच्चों कोई भी कर्व जो होता है सरफेस का, एक सरफेस अगर एयर को और लिक्विड को डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग करती है, पृथक करती है, तो ये देखो पृथक कर रखा है। तो ऐसे क्या बच्चों, हमेशा ऊपर की तरफ प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ऐसे मान के चलिए, देखिए जैसे मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस में अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर किसका? लिक्विड का, और यहाँ पर एयर का प्रेशर बराबर है, तो ये सरफेस ऐसी रहेगी। अगर यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाए? फ्लूइड का, लिक्विड का ज़्यादा हो गया, या एयर का प्रेशर कम है, तो अल्टीमेटली वो ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब सरफेस अगर ऐसी हो गई है, इसका यहाँ प्रेशर क्या बनेगा? ज़्यादा, यहाँ प्रेशर क्या बनेगा? करो तो जहाँ पर इस कर्व का सेंटर होता है, इस कर्व का सेंटर किधर? इस तरफ है, तो यहाँ प्रेशर क्या बनेगा? ज़्यादा, यहाँ प्रेशर क्या बनेगा? कम बनेगा। तो इस कर्व का जो सेंटर है वो ऊपर की तरफ है कि नहीं है? इस कर्व का सेंटर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ प्रेशर बच्चों क्या रहेगा? जस्ट इस सरफेस के ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और इस सरफेस के ठीक नीचे यहाँ प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। वो प्रेशर का डिफरेंस ही तो बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, 2T/r। r यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस, जो चंद्राकार सतह बनी है उसका पूरा क्या है? वो वक्रता त्रिज्या है। समझ में आ गया? चलिए, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम है। ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज एन एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द मेनिस्कस। ये सरफेस जो ऐसी बनी है, कॉन्केव टाइप की ऐसी बन गई है, वो किसकी वजह से बन रही है बच्चों? सरफेस टेंशन की वजह से ही तो बनती है, सरफेस टेंशन की वजह से ही। ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज एन एक्सेस प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? नवचंद्रक। सरफेस टेंशन की वजह से ही बच्चों क्या रहा है? यहाँ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर थोड़ा कम है। इसका मतलब एजर्शन करेक्ट और रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। सो आंसर इज 1। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।